कॉस्ट शीट के ऊपर अपन आ गए थे कल। कॉस्ट शीट का फॉर्मेट वापिस एक बार शॉर्ट में रिवाइज कर लो। क्या है फॉर्मेट कॉस्ट शीट का? सबसे पहले डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम। डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम कैसे निकालते? ओपनिंग स्टॉक प्लस एड परचेसेस लेस क्लोजिंग स्टॉक, एड direct employee or labor cost, add direct expenses, you will get prime cost, add factory overheads, you will get gross factory cost, add opening WIP less closing WIP, you will get net factory cost, add चार चीजें, quality control cost, research and development, administrations overhead related to production and packing cost primary, माइनस क्या करना? क्रेडिट फॉर रिकवरीज या सेल ऑफ स्क्रैप, इससे क्या मिलेगा? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, एड ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स लेस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, यू विल गेट कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, एड तीन चीजें, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स जनरल, सेलिंग सेलिंग ओवरहेड्स डिस्ट्रीब्यूशन, एक चीज मैंने इसमें नहीं है फिर भी बोली थी, इंटरेस्ट, यू विल गेट कॉस्ट ऑफ सेल्स, एड यू विल गेट ओके। इधर तक कॉस्ट शीट का फॉर्मेट देखे थे, तो ये तुमको रोज एक बार तो भी रिवाइज करना है सो दैट ये रिकॉल हो जाए, और ये पूरा फर्स्ट चैप्टर से लेके लास्ट चैप्टर तक लगेगा। तीन एलिमेंट्स ऑफ कॉस्टिंग, बोलो कौन से तीन एलिमेंट्स? मटेरियल लेबर, तीन एलिमेंट्स है तुम्हारे। मटेरियल दो पार्ट में डिवाइड होगा, डायरेक्ट मटेरियल के दो कंडीशन, कोर एक्टिविटी से रिलेटेड कस्टमर तक डिलीवर हो रहा, फिर भी इसका एक एक्सेप्शन है अगर निग्लिजिबल वैल्यू। इनडायरेक्ट मटेरियल एंड इनडायरेक्ट लेबर आर, डायरेक्ट लेबर इज जो कोर एक्टिविटी से रिलेटेड है, ओवरहेड ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शनैलिटी, चार पार्ट में डिवाइड हो रहा, कौन से? फैक्ट्री, एडमिनिस्ट्रेशन, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। बट ऑन द बेसिस ऑफ वेरिएबिलिटी कितने पार्ट्स में डिवाइड हो रहा? दो नहीं, तीन पार्ट, वेरिएबल, फिक्स, सेमी वेरिएबल। फिक्स, अभी एक सेंटेंस बोल रहा, सही है अब गलत बोलना। फिक्स ओवरहेड आर फिक्स पर यूनिट एंड वेरिएबल ओवरहेड्स आर वेरिएबल पर यूनिट। तो क्या है? फिक्स ओवरहेड्स आर वेरिएबल पर यूनिट and variable overheads are fixed per, then why they are called variable and fixed? टोटलिटी पे फिक्स है एंड टोटलिटी पे वेरिएबल है। फिर फिक्स कॉस्ट को दूसरा नाम पीरियड कॉस्ट, एंड वेरिएबल कॉस्ट, प्रोडक्ट कॉस्ट को वेरिएबल कॉस्ट भी बोलेंगे अपन। फिर सेमी वेरिएबल ओवरहेड जो भी है उसको अपने को फिक्स एंड वेरिएबल में दो में डिवाइड करना है। तो डिवाइड करने के लिए दो फॉर्मूलेज है। पहला, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, चेंज इन कॉस्ट बाय चेंज इन कॉस्ट बाय चेंज इन यूनिट्स, इससे क्या मिलेगा? वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, एंड वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, फिर टोटल कॉस्ट में से वेरिएबल कॉस्ट माइनस करो, फिक्स कॉस्ट मिल जाएगा। फिर उसके बाद अपने को देखने का है सेल्स एंड कॉस्ट दिया है, तो वेरिएबल कॉस्ट इन परसेंटेज, वेरिएबल कॉस्ट इन परसेंटेज, चेंज इन कॉस्ट बाय चेंज इन सेल्स इनटू, इससे क्या मिलेगा? वेरिएबल कॉस्ट इन परसेंटेज तुमको मिल जाएगी ऑन सेल्स। वेरी गुड। तो टोटल कॉस्ट में से वेरिएबल कॉस्ट हटा दो, तुमको फिक्स कॉस्ट मिल जाएगी। डिफरेंस बिटवीन मेथड्स ऑफ कॉस्टिंग एंड टेक्निक्स ऑफ कॉस्टिंग, टेक्निक सबको एप्लीकेबल है और मेथड्स सिर्फ स्पेसिफिक बिजनेसेस को ही एप्लीकेबल है। ओके, इधर तक हो गया था। चलो क्वेश्चंस पे आते, डायरेक्ट कॉस्ट शीट, क्वेश्चन नंबर 2। पेज नंबर 17। The following information has been obtained from the records of ABC Corporation
for the period from June 1 to June 30. Particulars June 1, June 30. Cost of raw material 60,000, 50,000. Cost of WIP 12,000, 15,000. Cost of stock of finished goods 90,000, 1,10,000. Purchase of raw material during the June 2018-28 4,80,000. Wages paid 2,40,000. Factory overheads 1,00,000. एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड रिलेटेड टू प्रोडक्शन मैंने लिखा है, तुम्हारे नोट्स में है क्या रिलेटेड टू प्रोडक्शन लिखा हुआ है? ठीक है, रिलेटेड टू प्रोडक्शन 50,000. तो क्या बोला था एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड के बारे में मैंने? बाय डिफॉल्ट जनरली अजम्पशन करना, अगर क्वेश्चन खुद होके प्रोडक्शन बोलेगा तो ही प्रोडक्शन. सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स सेल्स. तो प्रिपेयर अ स्टेटमेंट शोइंग रॉ मटेरियल कंज्यूम, प्राइम कॉस्ट, फैक्ट्री कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, नेट प्रॉफिट. ये किधर मिलता है अपने को? कॉस्ट शीट. तो बेसिकली क्वेश्चन क्या बोल रहा है? कॉस्ट शीट. तो एक क्वेश्चन मिनिमम 10 मार्क के लिए एग्जाम में कॉस्ट शीट का फिक्स आता ही है. तो कॉस्ट शीट कंपल्सरी है. तो कॉस्ट शीट ये बेसिक है, अपन यहां से चालू करें. तो फर्स्ट कॉस्ट शीट बनाएंगे. तो फॉर्मेट बनाएंगे पहले. तो एबीसी कॉर्पोरेशन. तो एबीसी कॉर्पोरेशन कॉस्ट शीट. नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस और नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड गलती से भी नहीं भूलना, ठीक है? इसके बेसिस पे एक एडजस्टमेंट आती है, जब आएगा मैं तब बता दूंगा, और वो एडजस्टमेंट तुम आगे जाके भूलने वाले, ये भी मुझे पता है, फिर भी मैं मेरा काम है बताना, वो बता रहा हूं. तो नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस और नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड दोनों भी दिखाओ, पर्टिकुलर्स. और हाँ, अब ये जो मैं अभी बता रहा हूं ये ध्यान में रखो बच्चा लोग. पूरे कॉस्टिंग में यही फॉर्मेट तुमको फॉलो करना है. कौन सा? अनरिटन रूल है वो तुम्हारे. अगर ये नोटबुक है से फॉर एग्जाम्पल, तो जब भी मैं पर्टिकुलर्स एंड रुपीज बोलूं तो पर्टिकुलर कॉलम लंबा चौड़ा रहेगा, रुपीज एक खोपचे में रहेगा. अगर 2 कॉलम बोलूं तो खोपचे से 2 कॉलम चालू चाहिए. तो अब कॉस्ट शीट के लिए तुम्हारे कॉस्ट शीट का अगर फॉर्मेट बनाने को बोला है तो पहले पढ़ना कॉस्ट शीट में पर यूनिट पूछा है क्या. किधर भी क्वेश्चन में पर यूनिट पूछा है क्या? नहीं. तो 2 कॉलम चाहिए, तो रुपीज कॉलम 2. तो पर्टिकुलर्स एंड 2 रुपीज कॉलम. तो ऐसा मत बनाओ कि ये तुम्हारा पर्टिकुलर्स कॉलम और ये रुपीज कॉलम 2 और इधर की जगह सोने. हाँ, तो पर्टिकुलर्स ये और रुपीज कॉलम ये और इधर जगह सोने के लिए, वो नहीं चाहिए. एकदम एंड में रुपीज कॉलम होने चाहिए. पर्टिकुलर्स कॉलम जितना बड़ा बन सकता बना लो, कुछ प्रॉब्लम. मार्जिन इतना नहीं गड़बड़ है, मार्जिन नहीं यूज करना है फिलहाल. हाँ, बनाओ फॉर्मेट एक पेज का पूरा, पर्टिकुलर्स एंड 2 रुपीज कॉलम. 1-1 रुपए के 2 कॉलम. 2 रुपीज मतलब ऐसा बड़ा नहीं. गरीबी लई वाइट. हाँ, मैं भूल ही गया ना, तेरे को लाइन मारना क्यों सिखाना पड़ता है. थोड़ा सा स्टेशनरी पे खर्चा करो एटलीस्ट इंटर में. हाँ, फुल पट्टी, पेंसिल, इरेजर, वो स्टिकी नोट्स, हाइलाइटर घर पे मत रखो, इधर लेके आओ, यूज करो. बॉयज देखो कितने अच्छे, स्केल नहीं रहे तो कैल्सी रखेंगे पर उधर से लेके ये करें. हाँ, डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम. अब सर एक आधे चीज का इंफॉर्मेशन नहीं रहा तो भी लिखना क्या. पहला क्वेश्चन है पूरी कॉस्ट शीट इज्जत से बनाएंगे, बाद में तुमको आइडिया आ जाएगा कि कौन से आइटम बताने कौन से आइटम नहीं बताने. तो पहले पर्टिकुलर्स में लिखो डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम. डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम. डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम कैसे मिलेगा? ओपनिंग स्टॉक, परचेसेस एंड क्लोजिंग. ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल अवेलेबल है क्या?
कहाँ पे नहीं है? बाबा कौन सा है बताओ? 1 जून के जो भी इंफॉर्मेशन है वो सब क्या है? ओपनिंग है, ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, ओपनिंग डब्ल्यूआईपी, ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। और 30 जून वाला क्या है? जो भी है ये सब क्लोजिंग है। तो ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल कितना? 60,000। ओपनिंग स्टॉक 60,000। ये तुम ₹2 कॉलम के भी इनर साइड लिखेंगे। परचेसेस कितना दिया है? 4,80,000। 4,80,000। एंड क्लोजिंग स्टॉक कितना है? क्लोजिंग स्टॉक यहां पे दिया है 30 जून का 50,000। तो इसका जो भी आएगा कैलकुलेशन वो इनर कॉलम में लिखो। अब ये रुपीस कॉलम में बोलो कितना आया वो? 4,90,000। तो 4,90,000 इनर कॉलम में लिखेंगे। आउटर कॉलम यूज नहीं करना अभी। अब ये मटेरियल कॉस्ट हो गया। अब क्या ऐड करना है अपने को? डायरेक्ट लेबर। ऐड करो डायरेक्ट लेबर। डायरेक्ट लेबर कॉस्ट क्वेश्चन पढ़ो और बोलो डायरेक्ट लेबर कॉस्ट कितना है? वेजेस पेड 2,40,000। तो ये इनर कॉलम में 2,40,000। अगर 2 लोग बैठे एक बेंच पे तो क्या करो, एक जन वो कॉस्ट का फॉर्मेट रखो और एक जन क्वेश्चन रखो। तो, तो वो तुमको डायरेक्ट, ये जो मैं मन से नहीं लिख रहा ये सब, ये कौन सा फॉर्मेट है? कॉस्ट शीट का फॉर्मेट है। तो एक जन कॉस्ट शीट का फॉर्मेट रखो, तुमको समझ में आएगा क्या क्या ले रहे हो, और एक जन क्वेश्चन रखो, क्वेश्चन से डेटा ले सकते। और जो गरीब है वो सामने स्क्रीन पे देखा, अब क्या ही कर सकते हैं। डायरेक्ट एक्सपेंसेस पढ़ो क्वेश्चन में और बोलो कितना है? नहीं है, इसलिए 0। तो डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर एंड डायरेक्ट एक्सपेंसेस को ऐड करने के बाद क्या मिलता है? प्राइम कॉस्ट। बोलो प्राइम कॉस्ट का टोटल वैल्यू। तो ये दोनों मटेरियल, लेबर, ओवरहेड और ये सबको मिला के प्राइम कॉस्ट कितना आता? तो ये आउटर कॉलम में लिखो 7,30,000। 7,30,000। ब्राइटनेस बराबर है। हाँ अब हो गया सेटिंग। एड फैक्ट्री ओवरहेड्स। एड फैक्ट्री ओवरहेड्स। एड फैक्ट्री ओवरहेड्स। क्वेश्चन पढ़ो और बोलो फैक्ट्री ओवरहेड्स कितने? 1,00,000। तो यहां पे दिया था फैक्ट्री ओवरहेड्स 1,00,000। तो इनर कॉलम 1,00,000। तो तुमको क्या मिलेगा? ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट। तो 7,30,000 में ये 1,00,000 ऐड करने हैं तो 8,30,000 मिलेंगे। 8,30,000। 8,30,000। तो अभी ये ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट मिली। ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट में क्या ऐड और क्या लेस करना है? ओपनिंग डब्ल्यूआईपी एंड क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी ऐड लेस करना है। ऐड ओपनिंग डब्ल्यूआईपी लेस, और डब्ल्यूआईपी शॉर्टकट यूज कर सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं है, स्टैंडर्ड शॉर्टकट है डब्ल्यूआईपी। ऐड लेस को क्या शॉर्टकट है अब? चलता। ओपनिंग डब्ल्यूआईपी क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी। बोलो ओपनिंग डब्ल्यूआईपी कितनी है? डब्ल्यूआईपी 1 जून वाली 12,000, ये ओपनिंग हो गई। 30 जून वाली 15,000 क्लोजिंग। तो ये इनर कॉलम है 12 और 15।
बहुत बार निगेटिव को ब्रैकेट भी यूज करते हैं, मैंने यहाँ पे निगेटिव 15,000 लिखा है, कोई कोई अगर 15,000 को ब्रैकेट में लिख देगा तो समझ लेना ब्रैकेट्स आर यूज फॉर निगेटिव नंबर। तो नेट फैक्ट्री कॉस्ट बोलो कितना? 8,27,000, 8,27,000। अब इसमें 5 चीजें आराम से, कौन से? क्वालिटी कंट्रोल कॉस्ट, रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट, प्राइमरी पैकिंग, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड रिलेटेड टू प्रोडक्शन। हर बार ये पांचों चीजें नहीं रहेंगी, तो जो चीज है वो लिखो। एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड रिलेटेड टू प्रोडक्शन है क्या क्वेश्चन में? है, तो वो इतना लिखे, एड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड रिलेटेड टू प्रोडक्शन, या ब्रैकेट में प्रोडक्शन। एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड रिलेटेड टू प्रोडक्शन। बोलो एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड रिलेटेड टू प्रोडक्शन कितने दिए क्वेश्चन ने? 50,000। तो क्या मिलेगा? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितना है? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 8,77,000। ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स लेस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। एड ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स लेस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। बोलो कितना? ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स 90,000 ओपनिंग, 1,10,000 क्लोजिंग, तो क्या मिलेगा? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 8,57,000। तो इसमें ऐड होते हैं एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड जनरल, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड जनरल दिए क्या क्वेश्चन ने? नहीं, तो लिखे रहते हैं, तो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स। कितना है सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स? 25,000। विल गेट कॉस्ट ऑफ सेल्स 8,82,000। अब ये माल कितने में बेचा जा रहा? 10 लाख में बेचा जा रहा, तो प्रॉफिट बैलेंसिंग फिगर तुम निकालो। हाँ, प्रॉफिट आया 1,18,000। तो ये बेसिकली
कॉस्टिंग का तरीका है पी एंड एल बनाने का, कॉस्टिंग में बैलेंस शीट नहीं होती है। सबसे बड़ा एक कंफ्यूजन में हटा देता हूं, अकाउंट्स में पी एंड एल कितने बार बनता है? एक बार, वो भी साल के एंड में जनरली। कॉस्टिंग में कॉस्ट शीट बहुत बार बनती है जिसकी कोई लिमिट नहीं है। तो बच्चों को ऐसा फील होता है कि भाई साल में एक बार बनता रहेगा, नहीं। एक आधा काम करके देखेंगे क्या प्रॉफिट होगा, काम करने के पहले कॉस्ट शीट बनती है। काम खत्म होने के देखते रियल में प्रॉफिट कितना हुआ, उसकी कॉस्ट शीट बनती है। अगर सपोज गोदावरी वाला एग्जांपल लेते हैं अपन ने, एकदम स्टार्टिंग में कॉस्टिंग वहां से चालू किया था, अकाउंट्स में प्रॉफिट पूरे बिजनेस का एक ही बार निकलता है, कॉस्ट शीट प्रोडक्ट वाइज बनती है। तो गोदावरी में पानी पूरी की कॉस्ट शीट अलग बनेगी, केक की कॉस्ट शीट अलग बनेगी, पिज्जा वगैरह की कॉस्ट शीट अलग बनेगी। कॉस्ट शीट ये एकदम जनरल स्टेटमेंट है जो एक आधे बिजनेस में कई बार बनता है, प्रोडक्ट वाइज बनता है, मंथली बनता है, साल का बनता है, बनने के पहले बनता है, बनने के बाद में बनता है। तो ये दिमाग से हटाओ कि कॉस्ट शीट एक ही बार बनती है, कितने बार भी बनती है, बेसिक चीज है ये और ये बनती रहती है। ठीक है, तो ये सबसे पहले दिमाग में रखो। और एक चीज है वो समझने के लिए एक एग्जाम्पल लेना पड़ता। ओके, क्या है क्या है कॉस्टिंग, ये बीकॉम में भी इंट्रोड्यूस होता है। अभी हमारे टाइम पे सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर में था, अब तुमको फर्स्ट ईयर में नहीं, अभी भी है, तुम्हारे थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेम में रहेगा। ठीक है, ये चारों सेमिस्टर का सिलेबस बन के अपने इंटर का आधा सिलेबस है। ठीक है, तो अब क्या हुआ, सेकेंड ईयर में थे हम, तो सेकेंड ईयर में कॉस्टिंग आया, तो एक कॉलेज में बीकॉम में एक फालतू कॉन्सेप्ट है प्रोजेक्ट प्रैक्टिकल्स बोल के। तो क्या कर दिए, एज यूजुअल सीए बच्चे कभी बीकॉम को कॉलेज गए नहीं, फैलते फैलते खबर आ गई कि प्रैक्टिकल सबमिट करने की लास्ट डेट है। हम चले गए सब लोग, क्या प्रैक्टिकल था, कॉस्ट शीट बना के लेके आओ। तो हम गए। मैं ना बचपन से बहुत ब्लेस्ड हूं बिकॉज ऑफ माई सरनेम येरावर वाई। वाई वाज प्रैक्टिकल सबमिशन कुछ भी हो, वो ए से चालू होता है, जब तक वाई आता है वो फैकल्टी थक बक के मर जाती है। वाइवा में मेरे को आज तक सिर्फ एक ही क्वेश्चन पूछा गया, नाम और रोल नंबर, बस। मेरे को क्वेश्चन ही नहीं पूछे गए। जब तक मेरा नंबर आता था मैं बेचारा पागल, जो भी बच्चा बाहर आ रहा क्या पूछा सब याद रखता था कि क्या मेरे को उसमें से कुछ तो पूछेंगे, पर जब तक कुछ पूछते नहीं थे छोड़ देते थे। और फिर मेरे को पुणे में दोस्त मिला, मेरा बेस्ट फ्रेंड प्रसाद झावरे जेड। हम दोनों गट्टी बट्टी वाई और जेड, हमारा नंबर आने तक हम सो भी के बैठते थे। तो प्रैक्टिकल में वही होता था, तो वो सब चीजें होती थी। तो क्या हुआ, अब वो कॉस्टिंग के मैडम बुला लिए सबमिशन को, तो आराम से चाय पी के आ गए हम लोग। अब बढ़ गए सब, वो मैडम निकली पागल, उल्टा चालू करी। अब इसमें मेरे दोस्त का नंबर आया, पर भाई सब तभी क्लास के टाइम पे आए च नहीं, तो नेक्स्ट नंबर मेरा लग गया। तो वो है ना, ये स्टेज से 3 गुना बड़ा स्टेज, ऐसा इतने हाइट पे था, और पूरा क्लास ऐसे सामने बैठे वाले मेरे को बुला लिए। तो मैं आ गया, तो बोले प्रैक्टिकल कंप्लीट करे, हाँ मैडम कंप्लीट करे। बोले बताओ, बता दिया। बोले कॉस्ट शीट, तो प्रैक्टिकल क्या था, एक कंपनी की कॉस्ट शीट लेके आने की है और कॉस्ट शीट का फॉर्मेट बनाना है। तो मैडम बोले कंपनी की कॉस्ट शीट लेके आए, बोला हाँ लेके आया। बोले बताओ, बोले पढ़ो, तो पढ़ा, XYZ कंपनी का नाम, कॉस्ट शीट फॉर द ईयर, कंपनी का नाम, एड्रेस, जैसे आवाज थोड़ा कम कर दिया, ईयर बोल दिया, सब बोल दिया। मैडम बोले वापस वापस वापस। फिर मैंने वापस से बोला कंपनी का नाम, कॉस्ट शीट फॉर द ईयर, एड्रेस थोड़ा स्लोली बोला, फिर ये बोला क्यों। मैडम बोले जोर से बोलो। मैडम सॉरी, जोर से पढ़ो। क्या हुआ, वो मेरे को बाद में समझा। कॉस्ट शीट मैडम ने बोले ये तू कहां से लाया। मैं ना बड़ी बड़ी लंबी लाइनें फेंक दिया था। मैडम मैं EY में जॉब करता हूँ, आर्टिकलशिप करता हूँ, हमारे कंपनी, ये हमारी ऑडिट कंपनी है, सर को रिक्वेस्ट करके मांगा और ये जोड़ दिया। मैडम पूरे क्लास के सामने, जो नहीं होना वो सब मेरे साथ हो गया। बोले एड्रेस पढ़ो। तो क्या हो गया लफड़ा, मैं कंपनी का एड्रेस, ये क्या किए सबको पता है, गूगल पे गए, सर्च मारे, प्रिंट मारे, लगा दिए और
पूरे एड्रेसेस मैंने पुणे वगैरह कर दिए थे। अब कॉस्ट शीट एज पर दी एक्ट का वो एड्रेस चेंज करना भूल गया, क्योंकि वहां पे लिखा था पाकिस्तान। अब लफड़ा हो गया ये चीज, और ये मैडम को पता था, तो मैडम जोर जोर से बोली। इसीलिए मैं बोलती हूं कॉस्ट शीट ये अकाउंट के जैसा पब्लिक डॉक्यूमेंट नहीं है, ये मोस्ट सीक्रेट डॉक्यूमेंट है। ये सिर्फ कंपनी के मैनेजमेंट और कॉस्ट शीट और गवर्नमेंट ये तीनों लोगों के पास होता है, शेयर होल्डर के पास भी नहीं जाता है। ये मोस्ट सीक्रेट डॉक्यूमेंट ऑफ कंपनी है कॉस्ट शीट। क्यों? अगर इसको पब्लिकली कर दिए तो पब्लिक को समझ में आएगा कि ये प्रोडक्ट कितने में है और कितने में बेच रहे, तो देयर विल बी आउटरीच। लोग रास्ते पे आएंगे, डिस्काउंट डिस्काउंट मांगेंगे, तो इट्स कैन नॉट बी। ये सीक्रेट डॉक्यूमेंट है ना, क्या बता रहे तुम, कितने का रॉ मटेरियल है, कितने का लेबर है, कितना ओवरहेड है, दुश्मन को भी समझ में आएगा कि तुमने क्या क्या किया है। तो कॉस्ट शीट ये पब्लिक डॉक्यूमेंट, ये क्या है? तो मैडम बोले कहां से लाया? मल्टीनेशनल क्लाइंट, तुम पाकिस्तान में भी सर्व कर रहे हैं? तो पूरे गूगल पे एक ही कॉस्ट शीट अवेलेबल है, वो भी पाकिस्तान की। इंडियन कंपनी की कॉस्ट शीट नहीं मिलेगी। पाकिस्तान में बम खुलेआम बिकता, कॉस्ट शीट क्या बात है। तो कॉस्ट शीट सिर्फ एक ही है, और वो मैडम को भी पता था। तो मैडम ने क्या बोला था, कॉस्ट शीट का फॉर्मेट लेके आओ। और मैडम ने क्या बोला था, जो रेगुलर स्टूडेंट है उनको बोल के रखे, जो भी ये बच्चे अब्सेंट है ना उनको बोलो कंपनी का लेके आओ। तो मैडम को पता था ये गेम। पूरे क्लास के सामने, अब मेरे पूरी गैंग नीचे बैठी वाली है, सब फटाफट फटाफट फाड़ दिए जो प्रैक्टिकल जोड़े वाले थे। मैडम बोले और कौन कौन लेके आया? कोई नहीं कोई नहीं, मतलब मेरे को सब पता है, सब लोग लेके आए, बस सब फाड़ दिए। अब मेरा 15 मिनट पूरा रेगुलर आने को क्या होता, ऐसे गलतियां करते, किसी को पता नहीं रहता, 15 मिनट पूरी बेइज्जती हुई। फिर मैं नीचे चला गया। अब गेम क्या हुआ, जब हो गया इसके बाद मेरा दोस्त वो प्रसाद आ रहा। मैडम बोले नाम, बोले प्रसाद झावरे, आओ स्टेज पे, कॉस्ट शीट लाए? हाँ मैम कॉस्ट शीट लेके आया। पूरा गेम समझ के आ गया। तो ये दिमाग मेरे को, कॉस्ट शीट इज द मोस्ट सीक्रेट डॉक्यूमेंट, ये पब्लिकली अवेलेबल नहीं होता किसी भी कंपनी का, क्योंकि ये कंपनी का पूरा कच्चा चिट्टा है। सर P&L, तो P&L क्यों पब्लिकली अवेलेबल है? क्योंकि उसमें मोटा मोटा खर्चा है ना, प्रोडक्ट वाइज खर्चा थोड़ी है। यहाँ पे तो प्रोडक्ट वाइज खर्चा है, हर प्रोडक्ट का मुझे खर्चा समझ में आएगा। कैसा लगेगा एप्पल अगर कॉस्ट शीट देगा तो? एप्पल का फोन 1.5 लाख 2 लाख में बिक रहा, बन रहा 10,000 में 5,000 में, तो कॉस्ट शीट आएगा तो लोगों को बीच में आउटरीच आएगा ना। तो ये मोस्ट सीक्रेट डॉक्यूमेंट है, तो इसको पब्लिकली अवेलेबल नहीं करते। इतना समझ में आ गया? हाँ, वो मेरे को समझा बट बाद में थोड़ा लेट हो गया। क्वेश्चन नंबर 1, द फॉलोइंग डेटा रिलेट्स टू द मैन्युफैक्चर ऑफ स्टैंडर्ड प्रोडक्ट ड्यूरिंग द मंथ ऑफ अप्रैल 2028-18, जो भी पर्टिकुलर्स एंड रुपीज, रॉ मटेरियल, डायरेक्ट वेजेस, मशीन आवर्स वर्कड, मशीन कितने घंटे काम करी? 10,000 घंटे। मशीन आर रेट, 1 घंटे का रेट कितना? 8। अब देखो नेट कैफे के रेट कैसे रहते? नेट कैफेज पर आर रहता क्या? वैसा ही। मशीन किधर काम करती? फैक्ट्री में, तो मशीन के रिलेटेड खर्चे किधर आएंगे? तो ये क्वेश्चन ने सीधा सीधा फैक्ट्री ओवरहेड बोला क्या? नहीं, इनडायरेक्टली बोला कि फैक्ट्री ओवरहेड्स कितने घंटे काम करे? 10,000, 1 घंटे के 8 रुपए, मतलब खर्चा कितना? 80,000। एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड रिलेटेड टू प्रोडक्शन, तुम्हारे इधर प्रोडक्शन लिखा है क्या? ब्रैकेट में लिखा है क्या? तो लिखो। सेलिंग ओवरहेड्स 5 रुपए प्रति यूनिट, यूनिट्स प्रोड्यूस 4,000, यूनिट सोल्ड 3,600, सेलिंग प्राइस पर यूनिट 125। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर अ कॉस्ट शीट इन रिस्पेक्ट ऑफ कॉस्ट पर यूनिट एंड प्रॉफिट फॉर द मंथ। तो यहाँ पे कॉस्ट पर यूनिट पूछा है क्या? यस। तो अभी कितने कॉलम बनाएंगे? 3 पर्टिकुलर्स एंड 3 रुपीज कॉलम फॉर्मेट बनाओ। कॉस्ट शीट, number of unit produced, number of units sold, particulars and 3 column, rupees, rupees and cost per unit.
झालं. हाँ, बनाए फॉर्मेट. बस रॉ मटेरियल कंज्यूम. अब क्वेश्चन ने ओपनिंग स्टॉक नहीं दिया, क्लोजिंग स्टॉक नहीं दिया, परचेसेस नहीं दिया, तो जो भी दिया है वो अजम्पशन क्या रहेगा? रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड है, जो है वही नंबर फाइनल है. तो रॉ मटेरियल कंज्यूम कितना? 1,80,000. इनर कॉलम. कॉस्ट पर यूनिट सबसे एंड में फिल करेंगे, तो थर्ड कॉलम तो अभी कुछ भी लिखो ही मत, सिर्फ ये दो ही कॉलम यूज करने हैं. इनर कॉलम 1,80,000. डायरेक्ट लेबर. डायरेक्ट लेबर मतलब डायरेक्ट वेजेस. कितना? 90. डायरेक्ट एक्सपेंसेस है क्या? एक दो एग्जांपल बोलो डायरेक्ट एक्सपेंसेस के. रॉयल्टी, मोल्ड्स, ड्राइंग्स, पावर समटाइम्स. ओके. प्राइम कॉस्ट 2,70,000. हो गया. एड फैक्ट्री ओवरहेड. अब फैक्ट्री ओवरहेड क्वेश्चन ने डायरेक्टली दिए क्या? मैंने क्या बोला था फैक्ट्री ओवरहेड में क्या क्या खर्चे आते हैं? फैक्ट्री का रेंट, बिल्डिंग, मशीनरी के रिलेटेड. तो मशीन के रिलेटेड खर्चों को क्या बोलेंगे? फैक्ट्री कॉस्ट. तो फैक्ट्री ओवरहेड्स. तो मशीन कितने घंटे काम करी? 10,000. और 1 घंटा काम करने से मशीन को खर्चा कितना था? 8. तो कितना खर्चा हुआ? 10,000 इंटू 8, 80,000 इनर कॉलम. 10,000 इंटू 8, 80,000 इनर कॉलम. और ये सब कैलकुलेशन बताना जरूरी है. 80,000 कैसे आया? सिर्फ 80,000 अमाउंट मत लिखो, 10,000 इंटू 8 ये भी लिखना जरूरी है. तो यू विल गेट ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट. ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट कितना? 2,70,000 प्लस 80, 3,50,000. 3,50,000. एड ओपनिंग WIP लेस क्लोजिंग WIP. क्वेश्चन में है क्या? नहीं है तो भी लिखो, 0 0 लिखो. तो नेट फैक्ट्री कॉस्ट कितना? 3,50,000. 3,50,000. Add administration overheads related to production. Administration overhead related to production. कितना? बोलो एडमिनिस्ट्रेशन रिलेटेड टू प्रोडक्शन. 35,000. तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मिलेगा 3,85,000.
3,85,000. ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स दिया है क्या? नहीं, क्या करेंगे अपन? 0 0 0 0. कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितना? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितना? 3,85,000. ये रही तुम्हारी पहली मिस्टेक ऑफ कॉस्टिंग. क्या? कितने यूनिट्स बनाए अपन ने? 4,000. बेचे कितने? तो 400 का क्या है? लॉस. 4,000 बनाए, 3,600 बेचे, 400 क्या है? क्लोजिंग स्टॉक. तो क्वेश्चन कभी क्लोजिंग स्टॉक बोलेगा नहीं, इसीलिए अपन ऊपर लिख रहे नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस एंड सोल्ड. तो नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस कितने हैं? 4,000. और नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड 3,600. तो क्लोजिंग स्टॉक कितना? 400 यूनिट्स का क्लोजिंग स्टॉक है. ओपनिंग स्टॉक 0 है, क्लोजिंग स्टॉक 0 नहीं है. क्लोजिंग स्टॉक निकालना पड़ेगा. ये एक्सीडेंटल एरिया निकालो वहां पे. सिर्फ एक बच्चे को समझा. ओपनिंग स्टॉक 0, क्लोजिंग स्टॉक 0 नहीं है. कैसे निकाले? अब देखो, प्रोडक्शन कितना प्रोडक्शन हुआ? 4,000 यूनिट का प्रोडक्शन हुआ. 4,000 यूनिट प्रोडक्शन कॉस्ट कितना है? 3,85,000. खर्चा कितने यूनिट्स का है? 4,000 यूनिट्स का है. कितना क्लोजिंग स्टॉक है? 400. तो 400 का कितना? तो 3,85,000 बाय 4,000 इंटू 400 कितना आया? 38,500 आया क्या? हाइलाइटर है तो हाईलाइट करो क्लोजिंग स्टॉक को, वहां पे एक्सीडेंटल एरिया निकालो. और क्या करेंगे? ये चीज तुम भूलने वाले हो, लिख के रखो. मैं गारंटी देता हूं तुम ये आगे जाके भूलने वाले हो. इतना बताया मैं कि ये एडजस्टमेंट है. ये एग्जाम के टाइम तक नहीं भूलना. एग्जाम में भी यही गलतियां कर देते. अगर तुम मॉड्यूल में जाएंगे तो तुमको ये फॉर्मेट में नहीं दिखेगा नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस एंड नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड. ये मैंने ऐड करने लगाया. क्यों? मुझे पता है कि बच्चे भूल जाते. तो जब तुम नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस एंड सोल्ड निकालेंगे ना, तभी तुमको समझ में आ जाएगा डिफरेंस है तो क्लोजिंग स्टॉक है. तो क्लोजिंग स्टॉक 400 यूनिट्स का है. तो ये एक्सीडेंटल एरिया है. इतना बोलने के बाद भी तुम आगे जाके भूलने वाले. तब मैं वापस बोलूंगा कि चैप्टर 1 में बोला था, भूलने वाले हो. भविष्यवाणी. ठीक है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बताओ अब. 3,46,500. ये 38,500 माइनस होगा ना मैडम, क्लोजिंग स्टॉक है. 3,46,500. एड सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स. एड सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स 5 रुपए. अब नहीं होती. कितना है सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड? कैसे निकाले? 3,600 इंटू 5. 4,000 इंटू 5 क्यों नहीं? जितने बेचे उसके सेलिंग ओवरहेड्स लगेंगे. कितने बेचे? 3,000. और एक यूनिट का कितना है? 5. तो इंटू 5 18,000. तो कॉस्ट ऑफ सेल्स 3,64,500.
सेल्स कितना है? देखो 125 रुपए में बेच रहे, इंटू 3600 यूनिट्स, कितना आता सेल्स? 4,50,000। तो प्रॉफिट बैलेंसिंग फिगर, प्रॉफिट इज बैलेंसिंग फिगर। कितना? 85,500 आ गया। पर क्वेश्चन ने ये नहीं पूछा है, मतलब प्रॉफिट तो पूछा है, और क्या पूछा है? कॉस्ट पर यूनिट। अब कॉस्ट पर यूनिट का कॉलम है अपने पास, तो कैसा करना, ये 1,80,000 जो भी खर्चा लगा कितने यूनिट्स के लिए लगा? 4,000। तो लो कैलसी 1,80,000 डिवाइडेड बाय 4,000, कितना? 45, 45। 90,000 बाय 4,000, 22.5। ये जीरो तो जीरो, प्राइम कॉस्ट डिवाइडेड बाय 4,000 करो, 67.5। सबको डिवाइड बाय 4,000 करते जाओ, 80,000 डिवाइडेड बाय 4,000। हाँ, उतने भी आगे नहीं जाना है। 80,000 को डिवाइड बाय 4,000, 20। तो ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट 87.5। नहीं, इधर मत निकालो, सॉरी, प्रोडक्शन निकालना पड़ेगा। एडमिशन ओवरहेड प्रोडक्शन डिवाइड बाय 4,000 कितना है? 8.75, 8.75, 8.75। ये कितना आया? 96.25। ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक का निकालना नहीं पर यूनिट, वो छोड़ दो, ये डैश मारो। डायरेक्ट कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, ये डैश करना इधर, तो ये 96.25 ही रहेगा। सेलिंग ओवरहेड को 4,000 से डिवाइड नहीं मारेंगे, 3,600 से डिवाइड मारेंगे, 5 रुपए आएगा। तो 101.25। इसको भी 3,600 से मारना पड़ेगा क्योंकि ये कॉस्ट ऑफ सेल्स है। तो इतने कितने यूनिट बेचे? 3,600। तो इसको 3,600 से डिवाइड मारना, तो प्रॉफिट कितना है बोलो? ओके, कौन बताएगा इसका मतलब 45 का मतलब क्या है? एक यूनिट बनाने के लिए रॉ मटेरियल 45 रुपीज का लगेगा, एक यूनिट बनाने के लिए 22.5 रुपीज का लेबर लगेगा। तो बेसिकली प्राइम कॉस्ट 67.5 है, फैक्ट्री के खर्चे 20 रुपए लगेंगे, तो 87.5। तो ऐसा ही करते जाएंगे खर्चे एक एक यूनिट का। तो एक यूनिट बनाने का टोटल खर्चा कितना है? 101.25। प्रॉफिट कितना?
23.75, तो कितने रुपए में बेच रहे? अब इमेजिन करो अगर तुमको बड़े बड़े कंपनीज की कॉस्ट शीट मिल गई तो तुम क्या बोलेंगे? भाई तेरे को एक यूनिट का इतना पड़ रहा, तो इतना प्रॉफिट छाप रहा, तो वो सामने वाला निगोशिएट करेगा कि नहीं? इसलिए ये सीक्रेट डॉक्यूमेंट है, तो ये पब्लिकली अवेलेबल नहीं रहता। कैसा क्वेश्चन करते, थेरी पढ़ते? ठीक है, नहीं, थोड़ी थेरी रोज थोड़ी थोड़ी लेंगे आप। ओके, कम बैक टू थियरी अगेन। क्या सब लेंगे आराम से। टेक्निक्स ऑफ कॉस्टिंग पे आओ, पेज नंबर 5। टेक्निक्स ऑफ कॉस्टिंग, पेज नंबर 5। मार्जिनल कॉस्टिंग, इकोनॉमिक्स में वर्ड हुआ रहेगा तुम्हारा मार्जिनल, मतलब क्या? वन एक्स्ट्रा यूनिट, वेरी गुड, वो लॉजिक यहां पे यूज करना। मार्जिनल कॉस्टिंग का मतलब होता है एडिशनल यूनिट का क्या खर्चा है, उसके हिसाब से डिसीजन मेकिंग करनी चाहिए। ठीक है, अब मार्जिनल कॉस्टिंग ये टेक्निक है, इस टेक्निक का यूज करके बिजनेसमैन अपने सेल्स बढ़ा सकता है और प्रॉफिट भी। एक एग्जांपल के तौर पे देता हूं कहां पे काम आता है, एक्सपोर्ट्स के केस में। अब क्या होता है, एक्सपोर्ट करते समय मैं अगर यहां पे दुकान खोलूं और यहां पे कुछ भी करूं तो शायद तक मैं नांदेड़ का अकेला रहूंगा जो ये सर्विस दे रहा, बट जब मैं एक्सपोर्ट करता हूं तो मेरी कंपटीशन पूरे वर्ल्ड से आती है, तो जो खरीदने वाला है वो मेरी प्राइसिंग सिर्फ मेरे से कंपेयर नहीं करेगा, पूरे वर्ल्ड के साथ मेरी प्राइसिंग कंपेयर करेगा। तो जब वो वर्ल्ड के साथ प्राइसिंग कंपेयर करेगा, वर्ल्ड के साथ, तो मैं पीछे हट जाऊंगा, तो मुझे प्राइसिंग कम करनी है, मैं लॉस में तो नहीं जा सकता। फिर कैसे? वो मार्जिनल कॉस्टिंग तुमको सिखाएगा कि फिक्स कॉस्ट को कब कंसीडर करना है, वेरिएबल कॉस्ट को कब कंसीडर करना है। अब इसका एक एग्जाम्पल दे रहा हूं तुमको समझने के लिए, ये चैप्टर है बाय डिफॉल्ट। हाँ, मैं तुमको एक बोलना भूल ही गया, जितने मेथड सीखे अपन ने, क्या क्या सीखे मेथड्स ऑफ कॉस्टिंग अपन ने? जॉब, बैच, कॉन्ट्रैक्ट, सर्विस, प्रोसेस, ये सीखे क्या? ये सब आगे जाके चैप्टर से, एक एक चैप्टर है ये अपना सिलेबस है एक्चुअली। अपना सिलेबस बहुत सिंपल है। पहले बेसिक्स, 3 एलिमेंट, मटेरियल एक एलिमेंट है उसका चैप्टर, लेबर एक एलिमेंट है उसका चैप्टर, ओवरहेड एक एलिमेंट है इसका चैप्टर, फिर जितने मेथड्स है वो सब चैप्टर है। जॉब बैच एक चैप्टर है, कॉन्ट्रैक्ट एक चैप्टर है, प्रोसेस एक चैप्टर है, ऑपरेटिंग एक चैप्टर, फिर ये खत्म होने के बाद टेक्निक्स एक चैप्टर है, मार्जिनल एक चैप्टर है, स्टैंडर्ड एक चैप्टर है, बस सिलेबस खत्म। तो अब ये मार्जिनल अपन चैप्टर में सीखने वाले, एक छोटा सा एग्जांपल तुमको दे रहा हूं, मार्जिनल कॉस्टिंग रियल लाइफ में कैसे काम आता। जस्ट मेरा इंटर पास हुआ था कौला कौला, अब मेरे मम्मी पापा दादा दादी ये सब तीर्थ यात्रा के बारे में सोच रहे थे। अब क्या हुआ, सब लोगों ने टिकटा विकेटा बुक कर दिए, तब दादा दादी नाटक करे हमको नहीं आने का है। अब ये सब फोर्स करे, मासी वगैरह, ये दादा दादी ने, नाना नानी, अब ये सब मासी वगैरह सब लोग इनको फोर्स करे, चलो अभी छोटा हम है साथ में, ऐसा वैसा। अब दादा को हुकी उठी, अब मेरे को जाने का, अब ये सब जब बुकिंग कर रहे थे तुम क्या कर रहे थे, अब इनको जाने की इच्छा हो गई। अब अंकल पापा के साथ मैं भी चला गया, वो जो एजेंट है ट्रैवल एजेंट। तो कुछ 5 दिन के बाद इनका ट्रिप निकल रहा था, 1 महीने का टूर, ये सब 2 धाम ज्योतिर्लिंग फितिर्लिंग ये सब घूमते घूमते इनका जाना था 1 महीना ट्रेन से। तो हम ये गए, तो उसको पूछे हमारे अभी 2 सीट्स इंटरेस्टेड है आने में, आ सकते क्या? उन्होंने बोला हाँ 3-4 सीट्स खाली है, मैं दोनों ऑक्यूपाई कर सकता हूँ। पैसे 40,000 या 50,000 कुछ तो था, ये तब का अमाउंट है। तो वो बोले ठीक है 40,000 50,000, एंड मोमेंट पे तुम आ रहे तो तुमको थोड़ा सा एक्स्ट्रा लगेगा 5,000, तो 45,000 मांग रहा था। तो ये पापा और ये लोग रेडी हो गए, बोला हाँ ये सीख रहा तुम्हारा बच्चा, तुम पैसे देते
एक्स्ट्रा, मैं उसको बोल दिया ये एक्स्ट्रा तो छोड़ दो, डिस्काउंट क्या दे रहे वो बोलो। हैं वो बोले एंड मोमेंट पे आ रही एक्स्ट्रा लगते, एक्स्ट्रा बुकिंग करनी पड़ती हर चीज की, तो एक्स्ट्रा प्रीमियम प्राइस पे करना पड़ता। पापा और अंकल को बोला चलो, बोला इन्हों डिस्काउंट देना अपने को, प्रीमियम की तो बात ही नहीं आती। फिर थोड़ी देर वो अपना मम्मी वाला स्टाइल, दुकानदार को दे रहे क्या, दरवाजे तक जाते जाते डिस्काउंट मांगते हैं, दे रहे क्या, दे रहे क्या। फर्स्ट टाइम दुकान में खरीद रहे, फिर भी हम आपके रेगुलर कस्टमर, अबे पहली बार खरीद रहे, तुम उसकी दुकान कल खुली है, हम तुम्हारे पास से हमेशा खरीदते। तो ये इनका डायलॉग। तो पापा को बोला चलो, तो वो बाजू में रुका है, बोले तुम डिस्काउंट कैसे क्या बोलते। मैं उसको समझाया मार्जिनल कॉस्टिंग, मतलब फुकट में सिखा रहा, सुन देख, मेरे दादा दादी अगर सपोज नहीं आए ट्रिप पे, तो 4 दिन में तेरे को अर्जेंट में 1 महीना छुट्टी लेने वाले कौन मिलने वाले हैं? इतनी भुकट कौन है इंडिया में, 1 महीने की छुट्टी 1 दिन पहले प्लान कर रहे, तेरे को तो कोई नहीं मिलने वाला। अब ये जो ट्रिप प्लानर्स होते हैं इनका पूरा बोगी बुक होता है, वैगन 72 सीट्स का एक बोगी होता है, बोगी बुक होता। तो मैं बोला देख, मेरे दादा दादी आए या ना आए, तूने बोगी तो बुक कर ली, सीट तो वैसे ही चली गई। इनकी शक्ल की तरफ देख, कितना खाना खाएंगे ये लोग, खाना बनाएगा तो पूरे लोगों का, अब इसमें 2 लोगों का एक्स्ट्रा खाना बनाना है। पर जनरली जब बड़े लोगों 70-80 लोगों का खाना बनता है, 2 लोगों का तो एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा वाले ये 2 लोग हैं, तो ठीक है भाई तू एक्स्ट्रा खाना बना लेगा, मैं एडजस्ट। सीट के तो एक्स्ट्रा कॉस्ट तो नहीं लग रहे क्योंकि तूने पूरी बोगी बुक की है। अब ये तुमको क्या करते थे, ये भगवान के जब इतना घुमाते रहते, ये अलग अलग रूम देते या पूरा हॉल, जेंट्स इधर लेडीज इधर, तो ये हॉल बुक होता। बोला ये 2 लोग जगह कितने लेने वाले हैं, हॉल में ये लोग एडजस्ट हो जाएंगे। तो तू रूम बुक करने वाला है पूरे महीने भर में 2 या 3 जगह पे, बाकी हर जगह धर्मशाला बुक करने वाला है। धर्मशाला में क्या होते, दो ऐसे हॉल होते, 20-20 लोगों को ऐसा सुला देते, क्या ही तो है। बोला तेरे को एक्स्ट्रा कॉस्ट किधर लग रही, खाने में। हाँ मंदिरों में जो टिकट होती है ना, स्पेशल टिकट दर्शन के, उसके मेरे को पता है उसके लगेंगे थोड़े बहुत खाने, ट्रेन की टिकट ही नहीं लगने वाले, रूम का खर्चा ही नहीं लगने वाला है। तो तू मैं ये सोच, बोला अगर ये 2 लोग आएंगे तो तेरे को एडिशनल खर्चा किसका है, सिर्फ खाने का और मंदिर का, तेरे को 40,000 का ही कुछ चाहिए। ये नहीं आएंगे तो तेरे को वैसे भी टिकट के कॉस्ट तो रेलवे के भर दिया, रूम के तो भर दिया, तेरे को क्या खर्चा है। तो डिस्काउंट की बात कर, क्योंकि मेरे वजह से तेरे को एडिशनल खर्चा सिर्फ फूड का है, और कुछ एडिशनल खर्चा मार्जिनल 1 एडिशनल यूनिट, तो तेरे को टिकट कॉस्ट नहीं लग रही, तेरे को सिर्फ फूड एक्स्ट्रा। तो जो खर्चा एक्स्ट्रा है उसकी बात कर, तेरे को एक्स्ट्रा खर्चा सिर्फ फूड का है तो फूड की बात कर, बाकी सब तो तू वैसे बुक कर दिया है। धर्मशाला तूने बुक करके रखे, ट्रेन तूने बुक 5 दिन पहले बुक नहीं करेगा क्या, वो सब बुकिंग हो गई तेरी, उनको हर जगह एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा में फिट करने का है, और क्या ही तो है। पूरा बात बीत करके 30,000 में बुकिंग करके आए हम लोग, 15,000 कम करके आए, मार्जिनल कॉस्टिंग। तब क्या होता है कि मार्जिनल कॉस्टिंग क्या कॉन्सेप्ट सिखाता है, जब तुम कॉस्ट शीट में कॉस्ट निकालते हो टोटल कॉस्ट, तो तुम फिक्स्ड एंड वेरिएबल दोनों कंसीडर करते हो, फिक्स एंड वेरिएबल। पर जब एक एक्स्ट्रा यूनिट लगता है, फिक्स कॉस्ट लगती है क्या, क्योंकि वो तो वैसे ही लगनी थी, वो तो लग गई ऑलरेडी, तुमको क्या एडिशनल लगती है। तो डिसीजन किस बेसिस पे लेना, फिक्स या वेरिएबल। तो तुम ये देखो, तो मैंने उसको क्या बोला, फिक्स खर्चे हटा, वो तो वैसे भी ले रहा है। बस बुक करेगा, बस में तो 40 लोग बैठे या 42 लोग बैठे, पेट्रोल तो उतना ही लगना है, ये लोग बैठ जाएंगे किधर तो एडजस्ट होके कंडक्टर के पास। तो भाई खर्चा क्या एडिशनल है, कुछ भी नहीं है, फूड का है, तो एडिशनल खर्चे की बात आकर, तो एडिशनल खर्चा सिर्फ वेरिएबल है, तो वेरिएबल बेसिस पे डिसीजन लिया जाता है। तो एक्सपोर्ट में वही होता है, बिजनेस तेरा डोमेस्टिक चल रहा है, कोई भी बिजनेस 100% कैपेसिटी पे नहीं चलता, सपोज 70% कैपेसिटी पे चल रहा है, तो 30% तो वेस्ट ही जा रहा तेरा, तो भाड़ा तो वैसे भी भर रहा है जगह का, तो तू 30% एक्स्ट्रा मैन्युफैक्चर कर, और 30% एक्स्ट्रा मैन्युफैक्चर करने के लिए सिर्फ तेरे को मटेरियल और लेबर लगेगा, ना फैक्ट्री ओवरहेड लगेंगे, ना एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड लगेंगे, ना सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन लगेंगे, तेरे को सिर्फ मटेरियल लेबर लगेंगे। तो उस बेसिस पे एक्सपोर्ट
को कोट कर। डोमेस्टिक में अगर 100 रुपए में बेच रहा है तो एक्सपोर्ट तू 70 रुपए में भी बेच सकता। क्यों? क्योंकि उसको एडिशनल फिक्स कॉस्ट, तो ये मार्जिनल कॉस्टिंग सिखाता है तुमको। ये क्या सिखाता है? मैनेजरियल डिसीजन मेकिंग सिखाएगा तुमको। द टेक्निक डिवीजन ऑफ कॉस्ट ऑफ वेरिएबल एंड फिक्स कॉस्ट। तो ये बहुत कम बिजनेसमैन को एक ट्रिक समझ में आती है कि भाई अपने को एडिशनल खर्चा देखो, उसके बेसिस पे डिसीजन ले लो। तो ये दिस टेक्निक इज मैनेजरियल डिसीजन। तो जब तुम मैनेजरियल पोस्ट पे जाएंगे, तुमको ये नहीं देखने का है खर्चा इतना, ये इतना, भाई एडिशनल खर्चा कितना है। तो ये टेक्निक, अब ये टेक्निक कौन से बिजनेस में काम आएगी? जॉब, बैच, कॉन्ट्रैक्ट, प्रोसेस यूनिट, हर जगह काम आएगी। क्योंकि ऐसे थोड़ी है ये कोको कोला इंडस्ट्री को काम नहीं आएगी या कंस्ट्रक्शन को काम नहीं, हर जगह काम आने वाली है, इसलिए यूनिवर्सल है। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग इज एग्जैक्टली जो तुम अभी कर चुके हो और रिजल्ट के दिन करने वाले हो, दैट इज स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। अब बच्चों ने क्या किया? फाउंडेशन के पेपर लिए, सब हो गया। अब तुमने मार्क्स इवैल्यूएट करना चालू कर दिया। इस पेपर में इतने आएंगे, इस पेपर में इतने आएंगे, उस पेपर में उतने आएंगे। अब ये रिजल्ट जो तुमने मन में सोच के रखा वर्सेस जो एक्चुअल रिजल्ट आया, इन दोनों के डिफरेंस। अभी सपोज तुमने अकाउंट्स में सोच के बैठे कि मेरे को 75 आना अकाउंट्स में, रियल में आ गए सपोज 70 आ गए। अब वो बच्चा रोना चालू कर देगा। अब मेरे को ये नहीं समझा, अब वो बच्चा रोएगा किसके लिए? 30 मार्क कम आए बोल के या 5 मार्क कम आए? हवले तेरे को 100 में से 70 आए, 30 मार्क के लिए ले रो? नहीं, मैं 75 का तो मन बना लिया था, मेरे को 75 की जगह 70 आए, 5 मार्क कम आए। वो रोएगा 5 मार्क के लिए, 30 मार्क के लिए रोएगा क्या? नहीं। तो जो तुमने सोच के रखा 75 और जो रियल में आए 70, इन दोनों के डिफरेंस को बोलते हैं वरायंस, वेरियंस। इसका रीजन ढूंढो, क्यों कम आए। सामने वाले ने मार्क गलत चेकिंग करी, तुमने गलत आंसर चेक करा, इसका रीजन ढूंढेंगे कि नहीं? 25 मार्क तो तुम मान के बैठे थे, 20 मार्क का तो लिखा ही नहीं है, मार्क्स कहां से आएंगे? तो 5 मार्क कट जाएंगे, कटे 10, तो तुम उसका रीजन। तो ये रीजन मेन बिजनेस में भी सोचा जाता है। बिजनेसमैन सोचता इस साल अपन 30 लाख का प्रॉफिट करेंगे, आए 28 लाख, 2 लाख कम क्यों आए? व्हाट आर द रीजंस ऑफ 2 लाख? ये लॉस किधर? लॉस नहीं हुआ है, लॉस ऑफ प्रॉफिट हुआ है। प्रॉफिट 30 सोचे थे, हुआ 28, 2 लाख कम क्यों आया? क्यों कम आया? रॉ मटेरियल का खर्चा बढ़ गया, लेबर का खर्चा बढ़ गया, ओवरहेड का बढ़ गया, कुछ तो रीजन रहेगा। वो रीजन ढूंढना इज स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग क्या करता है? प्री डिटरमाइंड एंड लेटर कंपेयर्ड विद द एक्चुअल कॉस्ट। जो तुमने सोच के रखा एंड एक्चुअल में का डिफरेंस ढूंढता है। प्री डिटरमाइंड एंड एक्चुअल कॉस्ट, इन सब के कंपैरिजन करता है। तुमने भी यही किया क्या? रिजल्ट एग्जांपल लिखो, तुम्हारे रिजल्ट का कंपैरिजन। नहीं, रिग्रेशन में एरर वो है स्टैंडर्ड एरर, प्रोबेबल एरर। बजट एंड बजटरी कंट्रोल। अब बजट क्या करता है, ये तुम रियल लाइफ में बहुत बार यूज कर चुके। कभी भी कोई सा खर्चा करना है, घर में कोई फंक्शन है, शादी है या हाउस वार्मिंग है, बर्थडे पार्टीज है, तो सबसे पहले क्या डिसीजन होता है? बजट का। अगर बजट बड़ा है तो बड़ा लेवल पे इवेंट प्लान होता है, बजट छोटा है छोटे लेवल पे इवेंट प्लान होता है। अगर छोटा है तो डिसाइडेशन लेना पड़ता किसको बुलाना किसको नहीं बुलाना, सबसे पहला क्वेश्चन वहां से चालू होता है। अगर बड़े लेवल पे कर रहे, इसको भी बुलाओ, बोले कोई प्रॉब्लम नहीं, बोले व्हाट्सएप ग्रुप में जितने रख रहे सबको फॉरवर्ड मार दो, ठीक है, कोई भी आया तो चल जाता। अब ये जो चीज है ना, बजट के ऊपर डिपेंड होता है। तो बड़े बड़े बिजनेसेस में बजट डिसाइड होते हैं। एडवर्टाइजिंग में कितना बजट, सैलरी का कितना बजट, रेंट का कितना बजट, उस बजट के हिसाब से सब डिसीजंस लिए जाते हैं। पहले बजट डिसाइड होता है, फिर एक्चुअल में काम करना चालू होता है। अगर अदरवाइज बजट ही डिसाइडेड नहीं है तो डिसीजन ले पाएंगे क्या? नहीं। ओके, मेरे को एक छोटा सा एग्जांपल दो। एक बड़ी कंपनी है, उसको एडवर्टाइज करना है,
एडवर्टाइज करने के कितने तरीके हैं, बोलते जाओ। ओके, टेलीविजन पे ऐड, न्यूज़पेपर में ऐड, ओटीटी पे, बैनर्स, रेडियो, फ्री सैंपल्स, 6 क्या, ओ सोशल मीडिया, यूट्यूब आ गया उसमें, इवेंट ऑर्गेनाइज करना, स्पॉन्सर बनना इवेंट के, क्या रे, हाँ तो वो तो प्रिंट मीडिया हो गया ना, प्रिंटिंग, पैम्पलेट्स, पैम्पलेट्स के फॉर्मेट में। वो खर्चे थोड़ी से, माउथ पब्लिसिटी खर्चे में नहीं आएगी। ऑनलाइन तो ठीक है, गूगल एड्स, स्पॉन्सरशिप, वो तो इवेंट ऑर्गेनाइज हो गया। इतने तरीके हैं। अब बड़े बिजनेस को क्या करना पड़ता है, कोई भी आ रहा है, ये 9 लोग में से अलग अलग एजेंसी, कोई बोल रहा है ये ऐड करो, हाँ डन, ये ऐड करो डन, अरे नहीं भाई, तू तेरा पहले क्या कर, बजट निकाल, फिर बजट में से बैनर को ये अलोकेट कर, ओटीटी को ये अलॉट कर, पेपर के लिए हर एक के लिए क्या करना पड़ेगा तुमको, अलोकेशन। तो ये किस में होता है, बजट। फिर बजट के हिसाब से डिसीजन लेगा क्या, नहीं तो वो सोच ही नहीं पा रहा, सर ये ऐड करूं कि नहीं, नहीं गूगल ऐड तो करनी चाहिए, ओटीटी की करनी चाहिए, पेपर पे भी करनी चाहिए, बैनर पे भी करनी चाहिए, तो कहाँ करे और क्या नहीं, पहले क्या करो, बजट, और बजट के हिसाब से ये सब डिसीजंस लो। समझे क्या टेक्निक्स? ओके, अभी के लिए इतना ही, वी विल स्टॉप इट हियर।